गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके 5 नंबर पार्ट तक हमने कंप्लीट हो गया था। आज 6 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य के गुण और उनका मापन। द्रव्य के गुण व उनका मापन। द्रव्य का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं और मेजरमेंट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य के गुण 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्य के गुण की बात करेंगे। इसके अंदर सभी बच्चे मेरी क्लास देख रहे होंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपका केमिस्ट्री का आधार बनाता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लोगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल भी आसान लगने लग जाएगी। तो द्रव्य के गुण 2 प्रकार के, एक होते हैं भौतिक गुण। क्या होते हैं? भौतिक गुण। और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। द्रव्य के अंदर 2 प्रकार के गुण की बात करेंगे। एक तो भौतिक गुणों की बात करेंगे, एक रासायनिक गुण की बात करेंगे। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। द्रव्य के भौतिक गुण के अंदर द्रव्य के जो द्रव्य हम ले रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। वो द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन जैसा है वैसा रहेगा। उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा या रासायनिक परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हम क्या करें, द्रव्य के गंध की बात करें। द्रव्य की गंध, हम उस द्रव्य पदार्थ की स्मेल ले रहे हैं, उसके अंदर कैसी स्मेल आ रही है, तो ये उसका क्या है? भौतिक गुण है। उसका हम हिमांक ज्ञात कर रहे हैं। हिमांक बिंदु यानी कि उसे ठंडा करोगे, जिस बिंदु पर वो जमना स्टार्ट हो जाएगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु होता है। ठीक है, या उसका आप गलनांक ज्ञात कर रहे हो, तो इसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। पदार्थ के अंदर किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा। गलनांक ज्ञात कर रहे हो, अवस्था चेंज कर रहे हो, सिर्फ ठोस पदार्थ को द्रव में बदल रहे हो। और ठोस पदार्थ जिस बिंदु पर द्रव में बदलना स्टार्ट होता है वो उसका गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट से शो किया जाता है। या उसका क्वथनांक ज्ञात कर रहे हो आप। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, आप बॉइल कर रहे हो उस पदार्थ को, गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो, लेकिन पदार्थ के अंदर किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आया। तो ये उस द्रव्य के भौतिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के अंदर किसी भी पदार्थ का दहन कर दिया जाए, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दिया जाए या किसी भी पदार्थ का विस्थापन कर दिया जाए तो वो पदार्थ चेंज हो जाएगा। यानी कि उस पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन आ रहे हैं। हम किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं ना तो हमेशा ही क्या बनती है? CO2 और H2O बनते हैं। तो पदार्थ तो हमारे पास मान लो CH4 था और क्या बन गई? CO2 और H2O बन गया। पदार्थ हमारे पास C6H12O6 था, लेकिन हमने दहन करवाया, ये बन गया। पदार्थ हमारे पास CH3OCH3 था, दहन कराया, ये बन गया, ये बन गया। तो क्या हुआ? ईथर है, ये ग्लूकोज है, ये मीथेन है। ठीक है, लेकिन बना क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड H2O। तो क्या हो रहा है? पदार्थ पूरी तरह से चेंज हो रहा है, पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। ऑक्सीकरण करवाओगे तो रासायनिक परिवर्तन आएगा,
विस्थापन कराओगे तो रासायनिक परिवर्तन आएगा। तो ये क्या होते हैं, द्रव्य के दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में भौतिक परिवर्तन आते हैं, पदार्थ चेंज नहीं होता, पदार्थ वही रहता है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव, द्रव से ठोस में बदल सकता है, लेकिन उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं आएगा। ये दो प्रकार के गुण थे। फिर उनका मापन करना है हमें, और मापन करने के लिए रसायन विज्ञान में या भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारी पद्धतियां काम में ली गई, अलग अलग प्रकार की। CGS, MKS, FPS, ये तीनों पद्धतियां फिजिक्स में भी आती हैं और केमिस्ट्री में। इन पद्धतियों को आधार मान करके किसी भी पदार्थ का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। और मात्रक ज्ञात करना ही क्या होता है, मापन होता है। मात्रक के लिए एक इकाई दी जाती है, उस इकाई में जैसे भार को किलोग्राम में, ग्राम में लेते हैं, तो हम उसका मापन कर रहे हैं। 1 kg है हमारे पास, 500 ग्राम है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है। ये क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं किसी पदार्थ का, और वो अलग अलग पद्धतियों के अनुसार होता है। तो सबसे पहले 3 पद्धतियाँ दी गई थी, CGS, दूसरी थी MKS और तीसरी पद्धति FPS। ये पद्धतियाँ दी गई थी। यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया था, फिर द्रव्यमान को ग्राम में मापा गया और समय को सेकंड में मापा गया। इन 3 ही मूल राशियों को आधार मानकर ये तीनों पद्धतियां दी गई थी। फिर लंबाई को किस में मापा गया, मीटर में। फिर द्रव्यमान को किस में मापा गया, किलोग्राम में। किलोग्राम को केजी से शो करते हैं। और समय को किस में मापा गया, सेकंड में। ठीक है। फिर FPS के आधार पर लंबाई को किस में मापा गया, फुट में। किस में मापा गया, फुट में। और द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड में मापा गया। और समय को सेकंड में। ये 3 मूल राशियां थी जिनको काम में लिया गया अन्य राशियों को ज्ञात करने के लिए। ये 3 पद्धतियां दी गई थी मापन की, CGS, MKS, FPS। इन पद्धतियों के आधार पर इन राशियों का मापन किया जाता था। जब हम CGS पद्धति को लेते तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते, द्रव्यमान को ग्राम में मापते, समय को सेकंड में। लेकिन जब MKS पद्धति दी गई तो लंबाई को मीटर में मापा गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में, सेकंड को समय में। जब FPS पद्धति दी गई तो लंबाई को तो फुट में मापा गया, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किस में मापा गया, सेकंड में। लेकिन ये पद्धतियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चली, इन पद्धतियों को आधार नहीं बनाया गया और फिर इन पद्धतियों को छोड़ दिया गया। तो मापन के लिए फिर लास्ट में जो पद्धति काम में ली गई, SI पद्धति, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इस पद्धति को काम में लिया गया। अब हमें किसी भी राशि को मापना है तो SI पद्धति के आधार पर मापा जाता है। इस पद्धति को लागू कर दिया गया और मापन जो होता है वो इसी पद्धति के आधार पर होता है। इसमें SI पद्धति के आधार पर कुछ मूल राशियां दी गई। SI पद्धति के आधार पर कुछ मूल राशियां दी गई। मूल राशियां
क्या दी गई? मूल राशियाँ। एसआई पद्धति के आधार पर कुछ मूल राशियाँ दी गई और वो मूल राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो मूल राशियाँ होती हैं और एक होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। एक होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। मूल राशियाँ 7 ही हैं जो एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर दी गई और इन 7 राशियों की अभी हम बात करेंगे। जब भी हम कोई भी चीज ज्ञात करेंगे तो इन 7 मूल राशियों का उपयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एसआई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मूल राशियां 7 प्रकार की दी गई। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए मूल राशियों का उपयोग किया जाता है। इन 7 मूल राशियों का उपयोग करके अपने व्युत्पन्न राशियां बनाएंगे तो हम मूल राशियां भी करेंगे और व्युत्पन्न राशियां भी करेंगे। तो सबसे पहले व्युत्पन्न राशि जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मूल राशियां कंप्लीट करेंगे और इन मूल राशियों का उपयोग करके व्युत्पन्न राशियां निकालेंगे और इनके मात्रक की बात करेंगे। मूल राशियों के लिए जो मात्रक काम में लिए जाते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक काम में लिए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो हम सबके मात्रक निकालेंगे। सबसे पहले मूल राशियों की बात करते हैं। 7 है हमारी मूल राशियां। सबसे पहले हम किसकी बात करें? द्रव्यमान की। और द्रव्यमान को m से नोट किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ये मूल राशि है, इसका मात्रक मूल राशियों के लिए जो मात्रक काम में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो इन 7 मूल राशियों की हम बात करेंगे। द्रव्यमान, समय को स्मॉल t से शो किया जाता है। लंबाई को L से शो किया जाता है। ताप को T से शो किया जाता है। टेम्परेचर, विद्युत धारा को I से नोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता जिसको I न्यू से शो किया जाता है। और लास्ट आती है द्रव्यांश जिसको N से शो किया जाता है। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं जिसके अंदर द्रव्यमान को m से नोट करते हैं, समय को t से, लंबाई को l से, ताप को t से, विद्युत धारा को I से, ज्योति तीव्रता को I न्यू से और n को द्रव्यांश को n से। ये 7 मूल राशियां हैं। एसआई पद्धति के अनुसार इन 7 मूल राशियों के मात्रक दिए गए हैं। मूल राशियां तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां तो व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों के जो मात्रक हैं उनकी बात करेंगे। ये तो हमारी मूल राशियां थी और मूल राशियों के मात्रक जैसे द्रव्यमान, ये मूल राशि और ये मात्रक। मूल मात्रक द्रव्यमान को किस में नोट करते हैं? किलोग्राम में नोट करते हैं तो इसको केजी से शो किया जाता है। समय का मूल मात्रक सेकंड, क्या हो जाएगा? सेकंड, जिसको ऐसे शो किया जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, जिसको स्मॉल m से शो करते हैं। ताप टेम्परेचर किस में शो करते हैं? केल्विन में। और केल्विन को किससे नोट किया जाता है? K से। टेम्परेचर लेंगे ना
तो कभी भी हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, केल्विन में। विद्युत धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में। और एम्पियर के लिए कौन सा सिंबल काम में लेते हैं, ए। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में, ये कहीं भी बहुत कम यूज आती है, कोई फिजिक्स में यूज आ जाए तो अलग बात है, इसको CD से शो किया जाता है। और द्रव्यांश ये क्या होता है, मोल, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा हर जगह, और इस चैप्टर में तो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये 7 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मूल राशियों के 7 मूल मात्रक, इन राशियों को थोड़ा यहाँ लिखना था इसलिए मैंने बड़ा तीर का निशान लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेन मतलब हमारी समझ में आ जाना चाहिए और हमें याद करना है इनको। ये हमारी 7 मूल राशियाँ और ये 7 मूल मात्रक, इन 7 मूल राशियों को इन सिंबल से शो करते हैं, इन 7 मूल मात्रकों को इस सिंबल से शो करते हैं। मैं व्युत्पन्न राशियाँ भी कराऊंगी, इस क्लास में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम व्युत्पन्न राशियों को भी करेंगे, कौन कौन सी होती है। और व्युत्पन्न राशियों के लिए जो मात्रक काम में लिए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो हम इन्हीं राशियों का यूज करके या इन्हीं राशियों के जो मात्रक है इनका यूज करके हम व्युत्पन्न राशियाँ बनाएंगे और व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये थी SI पद्धति के अनुसार कुछ मूल राशियाँ जिनको आपको समझ भी आ गया होगा। अब देखिए SI पद्धति के अनुसार ये 7 मूल राशियाँ थी और इन मूल राशियों के आगे कुछ न कुछ उपसर्ग लगते हैं, कुछ ना कुछ उपसर्ग लगते हैं। उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स, क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स, ठीक है। कुछ ना कुछ उपसर्ग लगते हैं, हम उन उपसर्गों की बात करते हैं। तो SI पद्धति के अनुसार उपसर्ग, आज वाली ये क्लास है और इसके मात्रक वगैरह आपको बहुत अच्छे से करना है। आपकी केमिस्ट्री की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है और उस नई जिंदगी को आधार देने वाला यही चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर ध्यान से करते हो आप तो केमिस्ट्री में कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये चैप्टर आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हो, नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं हो सकता, कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है, लेकिन नहीं कर रहे हो तो आपको ही दिक्कत होगी। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना। देखिए उपसर्ग काम में लेंगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से करना, क्योंकि इस चीज़ को मैं याद करवा रही हूँ आपको। 10 की पावर 3 दूनी 6, 10 की पावर 3 तिया 9, 10 की पावर 3 चौका 12, 10 की पावर 3 पंजा 15, 10 की पावर 3 छिका 18, 10 की पावर 3 सता 21 और 10 की पावर 3 अट्ठा 24। ये इस तरीके से 10 की पावर हम काम में लेते हैं। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये देखेंगे हम एक दूसरे के अंदर इनको चेंज करेंगे। चेंज करते हैं तब हमें काम में लेनी पड़ती है। इसी के आधार पर इधर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -15, 10 की पावर -12 और -15, 10 की पावर -18 और 10 की पावर -21 और 10 की पावर -24। ये आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा।
समझ आने का मतलब नहीं है, ये सभी को याद भी हो गया होगा। 1 2 3 लिखना है, फिर 3 की टेबल ही तो लिखनी है 8 तक, और यही सेम इधर माइनस में रखना है। अब 10 की पावर 1 होती है तो इसको क्या बोला जाता है? 10 की पावर -1 होती है तो क्या बोला जाता है? ये करना है हमें। तो 10 की पावर 1 होती है तो इसको बोला जाता है डेका, और DA से शो किया जाता है। 10 की पावर -1 होता है तो इसको बोला जाता है डेसी, जिसको DC से शो किया जाता है। 10 की पावर 2 होती है तो इसको बोला जाता है हेक्टा, और H से शो किया जाता है। 10 की पावर -2 होती है तो इसको बोला जाता है सेंटी, C से शो किया जाता है। 10 की पावर 3 होती है तो इसको बोला जाता है किलो, K से शो करते हैं। 10 की पावर -3 होती है तो इसको बोला जाता है मिली, M से शो किया जाता है, या ML कह सकते हैं अपने, ठीक है। 10 की पावर 6 होती है तो इसको बोला जाता है मेगा, MG से शो करते हैं। 10 की पावर -6 होती है तो इसको बोला जाता है माइक्रो, ऐसे शो किया जाता है इसको। 10 की पावर 9 होती है तो इसको बोला जाता है गीगा। 10 की पावर -9 होती है तो इसको बोला जाता है नैनो। 10 की पावर 12 होती है तो टेरा, T से। इसको बोला जाता है पीटो, P से। 10 की पावर 15 होती है तो इसको बोला जाता है पेंटा, P से बोला जाता है। 10 की पावर -15 होती है तो इसको बोला जाता है फेमटो, F से नोट किया जाता है। 10 की पावर 18 होती है तो इसको बोला जाता है एक्सा, दस की पावर माइनस इसको बोला जाता है एटो। 10 की पावर 21 होती है तो इसको बोला जाता है जेटा। -21 होती है तो इसको बोला जाता है जेपटो, जेड से शो किया जाता है, इसको भी जेड से शो किया जाता है। 10 की पावर 24 होती है तो उसको बोला जाता है यूटा, यूटा, यूटा ऐसे, और इसको बोला जाता है युक्टो, YOCTO, युक्टो। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जिनका हम उपयोग करेंगे SI पद्धति के अनुसार। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, जेटा, यूटा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैना, पीटो, फेमटो, एटो, जेप्टो, युक्टो। जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी, उससे याद भी हो जाएगी।
ऐसे याद नहीं होगी इसको। डेका, डेसी, हेक्टा, सेंटी, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, गीगा, नैनो, टेरा, पीटो, पेंटा, फेमटो, युग्जा, एटो, जेटा, जपटो, यूटा, युक्टो, ऐसे याद करना पड़ेगा। ऐसे लाइन से याद नहीं होगा, वैसे याद करना पड़ेगा आपको। ये कुछ प्रीफिक्स थे जिनका हम SI पद्धति के अनुसार उपयोग में लेंगे। एक बार हमारी क्लास का यही समापन करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियों का उपयोग करके व्युत्पन्न राशियाँ करेंगे और मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे। धन्यवाद।